हेलो एवरीवन, ये वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अनअकैडमी। ये है मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और आरपीएससी के एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ और आपके आरपीएससी के सपने को पूरा करने में आपकी भरपूर मदद करूंगा। तो क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात, हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। अन अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा। अन अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा कि आपके प्ले स्टोर में जाने के बाद आप टाइप कीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप टाइप करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन की जो भी फर्दर प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। इसके बाद आप हमारे आरपीएससी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएससी के कोर्स को ज्वाइन करने के बाद और अन अकेडमी से जुड़ने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, जिनमें से पहली है कि आपको यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आप आपके एजुकेटर से सीधी बात कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो डाउट और आपकी बात आप आपके एजुकेटर तक सीधी पहुंचा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको पूरा का पूरा प्री प्लानिंग के थ्रू हम कवर करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, पूरी प्लानिंग के साथ हम आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे और आपके सिलेबस के हर एक पहलू को हम ध्यान से आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद मिलता है आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेस की सुविधा। आप आपके एग्जाम में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी बाकी है और कैसे आप आपके एग्जाम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए, इसके लिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है लाइव टेस्ट और क्विजेस की सुविधा। अगर आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं या एट दैट टाइम पे आपने कोई भी टॉपिक स्किप कर दिया है, ठीक है, उस दौरान आपको यहाँ पर अनअकैडमी जो है अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्रोवाइड करवाती है। इसमें क्या है कि आप कहीं भी जहां भी आप कंफर्टेबल हों, घर में, घर से बाहर या इनफैक्ट ट्रेवल करते हुए भी आप वीडियोस देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मल्टीपल टाइम आप वीडियोस को देख पाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। अभी फिलहाल जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सबसे कम फीस अनअकैडमी आपको आपसे ले रही है और बेहतरीन फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करवा रही है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। यहाँ पर 12 मंथ का जो आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर 7,000 रुपए में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि शायद इस कोर्स में सबसे कम है। और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा 8,400 में। उसके बाद अगर बात करें हम डिस्काउंट की, तो मेरा एक छोटा सा कोड है दिलीप 10 नाम का। अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो 10% डिस्काउंट के बाद 7,000 का अमाउंट सिर्फ आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 6300 रुपये, 6,300 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर अनअकैडमी देगी। और जो 8,000 का कोर्स है वो कोर्स आपको यहाँ पर 7,560 रुपये में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप 24 महीने वाला जो कोर्स है, 2 साल वाला जो कोर्स है उसको प्रीफर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर 1 साल के कोर्स के बाद अगर आप सिर्फ 1 महीने की अमाउंट और जोड़ते हैं तो इतने अमाउंट में आपको क्या मिल जाता है, 2 साल का कोर्स मिल रहा है। और इन द केस आपका अगर कोई भी एग्जाम डिले हो गया, कोरोना की वजह से हो गया या फिर आरपीएससी का एग्जाम तो वैसे भी डिले होते रहते हैं, तो इस वजह से अगर आपका कोई भी एग्जाम डिले हो गया तो आप आपके एग्जाम में बने रहेंगे, तैयारी में बने रहेंगे, टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगी। तो बात करते हैं हमारी जो पहले जो आपका जो टॉपिक चल रहा था सेल, ठीक है, इसके 3 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। चौथा पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करने वाला था। तो ओवरऑल मैं आपको बता चुका था कि मान लीजिए ये सेल है। मैं थोड़ा सा रिवीजन बता रहा हूँ आपको, कि थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ कि मैंने आपको पहले क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर में आपको 3 चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहली चीज मैंने बोली थी, यहाँ पर आपको मिलती है सबसे पहले सेल कवरिंग, ठीक है। मैंने बोला था आपको सेल कवरिंग, या हिंदी में आप इनको क्या कहते हैं, कोशिका आवरण कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म, इसमें बाहर की तरफ ये सेल कवरिंग हो गई, अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और उसके बाद मैंने तीसरी चीज क्या बोली थी आपको, कि यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर केंद्रक है, ठीक है। 3 चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। सेल कवरिंग के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर 2 टाइप की सेल कवरिंग मिलती है। अगर वो प्लांट सेल है
ठीक है, आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में पूरा का पूरा मैंने कवर किया हुआ है कि किस टाइप की सेल कवरिंग मिलती है। तो प्लांट में मैंने बोला था आपको, प्लांट में दो टाइप की सेल कवरिंग या कोशिका आवरण देखने को मिलते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं गाइस? मैंने बोला था पहला सेल वॉल बाहर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन सीएम अंदर की तरफ। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, कौन सा कंपोजिशन, कौन सा संगठन होता है, किस पदार्थ की बनी है, और इनफैक्ट अगर बात की जाए इसके काम क्या है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा मॉडल था, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने दिया था, कब दिया गया था, और इसकी स्ट्रक्चर किस चीज से मिलकर बनी है, सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन पर कैसे कैसे सवाल आते हैं वो आज वाली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सेल कवरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि दो भागों में आप इनको बांट सकते हो। पहला मैंने आपसे बोला था कि इसमें सॉलिड पार्ट होता है, एक दूसरा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। एक ठोस भाग है और एक तरल भाग है। ठीक है, तो मैंने बोला था ठोस भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ठोस भाग को कहा जाता है ट्रोफोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, ट्रोफोप्लाज्म। और तरल भाग को क्या कहा जाता है, हाइलोप्लाज्म। क्या कहते हैं इनको, हाइलोप्लाज्म। ठीक है, ट्रोफोप्लाज्म मैंने बोला था कि ट्रोफोप्लाज्म के अंदर क्या मिलता है, आगे सेल ऑर्गेनेलिज मिलते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज जिसको आप क्या कहते हो, कोशिका प्लस अंग, कोशिकांग, मतलब कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं वो सब यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। और हाइलोप्लाज्म में मैंने कहा था कि मैक्सिमम तो क्या होता है, वाटर है, कुछ मिनरल्स हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो हाइलोप्लाज्म है वो हाइलोप्लाज्म यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है ट्रोफोप्लाज्म के बारे में। जो ट्रोफोप्लाज्म है, ट्रोफोप्लाज्म में मैंने क्या कहा आपको कि ये ठोस पदार्थ है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये कोई भी वेसल है या फिर कोई भी कांच की कोई सॉरी कांच का कोई पात्र है। यहाँ पर मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने अचार डाल रखा है। ठीक है, अचार डाल रखा है मैंने मिर्ची का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये तेल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखना। उसके बाद में यहाँ पर इसमें मसाला रखा हुआ है कि जैसे आपने अचार के अंदर मसाला देखा होगा, सौंफ का, मेथी वगैरह जो है, मिर्च विर्च जो भी है। और इसमें एक ये मिर्च रखी हुई है, मिर्च जैसी लग नहीं रही लेकिन फिर भी मिर्च मान लीजिए आप इसको। ठीक है, ये जो मिर्च है ये है सॉलिड पार्ट, और ये जो तेल है ये है लिक्विड पार्ट। ठीक है, और ये ओवरऑल जैसे मान लीजिए मैं इसको सेल मान लेता हूँ। सेल के अंदर जो ये अंदर जो भरा हुआ है पूरा जो मटेरियल है उसको मैं क्या बोलूँ, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये जो कवर है वो पूरी सेल है। सेल के अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में दो टाइप के आपको क्या मिल रहे हैं, पदार्थ मिल रहा है। पहला एक तो लिक्विड मतलब जो तेल है। ठीक है, ये तेल क्या है, ये है हाइलोप्लाज्म। ये क्या है, हाइलोप्लाज्म। और जो सॉलिड जो मिर्च है वो मिर्च क्या है, यहाँ पर है ट्रोफोप्लाज्म। क्या है, ट्रोफोप्लाज्म। जिस हिसाब से तेल में मिर्च डूबी हुई रहती है उसी हिसाब से यहाँ पर आपके जो हाइलोप्लाज्म है, हाइलोप्लाज्म जो तेल है, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज जो मिर्ची है वो डूबी हुई रहती हैं। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से हाइलोप्लाज्म के अंदर ट्रोफोप्लाज्म डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं, सेल ऑर्गेनेलिज को मैंने आगे दो पार्ट में डिवाइड किया था। याद कीजिए, दो पार्ट में, एक वो पार्ट जिसमें क्या मिलती है, झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, जो मेम्ब्रेनस होते हैं। एक वो जिनके अंदर झिल्ली नहीं मिलती है। तो जिनमें झिल्ली नहीं मिलती उनके एग्जाम्पल मैंने आपको याद करवाए थे। पहला बोला था मैंने आपको राइबोसोम, और दूसरा क्या बोला था, सेंट्रियोल बोला था। ठीक है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है झिल्ली वाले। तो झिल्ली वालों को भी मैंने फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। मैंने पहला बोला था कि जिनके ऊपर एक झिल्ली मिलती है, और दूसरा कौन सा मिला था, जिसमें दो झिल्लियां मिलती हैं। आपको बोला गया था कि जो पहली झिल्ली वाले हैं उनको आपको याद नहीं रखने हैं, आपको याद रखने हैं सिर्फ जिनके ऊपर झिल्ली नहीं होती और जिनके ऊपर दो झिल्ली होती है। तो जिनके ऊपर दो झिल्ली होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, बाई मेम्ब्रेनस। तो बाई मेम्ब्रेनस का आपके जो दो तीन एग्जांपल हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला मैंने बोला था न्यूक्लियस, केंद्रक। दूसरा बोला था प्लास्टिड, लवक। और तीसरा बोला था माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तीसरा क्या बोला गया था, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। और जितना कुछ भी बचा है बाकी वो सब किस में आएगा, यूनी मेम्ब्रेनस या जो है एक झिल्ली वाले जो है उन सब में आएगा। अब हम बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले कोशिकांग से। तो हमको यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ने हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं 5-10 जितने भी हैं टोटल वो पढ़ने वाला है जो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल भी पूछा गया है, पहला आता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं राइबोसोम की।
तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे राइबोसोम के बारे में। सबसे पहली बात कि सबसे पहले राइबोसोम को देखा किसने, तो आप जवाब देंगे सर कि राइबोसोम को प्लांट सेल में अलग आदमी ने देखा था और एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में अलग आदमी ने देखा है। तो आप बोलोगे सर प्लांट के अंदर देखा किसने, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। किसने देखा, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। और अगर मैं बात करूं कि एनिमल में किसने देखा, तो आप जवाब देंगे पैलाडे ने। ठीक है, तो ये दोनों जवाब आपको यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे डेटा बेसिस क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा हल्का सा। आजकल ऐसे डेटा बेसिस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पहले एग्जाम में काफी एग्जाम में ऐसे पूछे जाते थे। आजकल एग्जाम थोड़े से एनालिटिक हो गए हैं, इसीलिए आपको डेटा बेसिस क्वेश्चन ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये अभी क्या हो गया कि आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, शब्दों का जो हेर फेर है एग्जामिनर देता है उसको आपको समझना पड़ेगा। पहले एग्जामों में होता था डायरेक्टली आपने डेटा याद कर लिया, डेटा याद करने के बाद आप ऑप्शंस में चार में से एक चुन लेते थे और डायरेक्टली टिक कर देते थे। आजकल ऐसा है कि चारों जो हैं ऑप्शंस हमको सिमिलर से नजर आते हैं, बिल्कुल भाई बहन की तरह। तो वहां पर आपको चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ता है। सबसे पहली बात कि अदर्स नेम्स की बात करें राइबोसोम, तो अदर नेम क्या क्या होते हैं राइबोसोम की। पहला, ये आप सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से आपने बायोलॉजी स्टार्ट की है तब से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना। रीजन क्या है प्रोटीन कारखाना बोलने का, इसका रीजन है क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहाँ पर होती है, राइबोसोम में होती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया। और दूसरा इनको क्या कहा जाता है, सेल इंजन। तो ये दो अदर नेम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद बात आती है कि जो आपका राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है या यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था, और उन दोनों सेल्स में मैंने आपको बोला था कि ये दोनों सेल्स में क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। मैंने कहा था आपको राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक टाइप मैंने बोला था 70S टाइप का, और एक दूसरा बोला था 70S और 80S टाइप। ठीक है, तो जो 70S टाइप होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में कैसा मिलता है, 80S। तो जाहिर सी बात है ये जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, तो दोनों सेल्स में मिलता है। तो राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। अब बात तो ये कि पाया तो दोनों में जाता है, तो ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई कोशिका है जिनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये कभी नहीं पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक में मिलता है या यूकैरियोटिक में मिलता है। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा टाइप का राइबोसोम मिलता है, आप बोलोगे सर 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और यूकैरियोट्स में कौन से टाइप का मिलता है, 80S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और उससे ज्यादा बार सवाल अभी पूछने के चांसेस ये रहते हैं कि कौन सी कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये जो है राइबोसोम इज एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन मतलब मैमल्स की आरबीसी। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं स्तनधारी, तो राइबोसोम स्तनधारियों की आरबीसी में अनुपस्थित होता है। स्तनधारी वे जीव हैं जिनमें स्तन पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों का पोषण, ठीक है, जो अपने बच्चों का पोषण किसके द्वारा करते हैं, उनको दूध पिलाकर करते हैं, स्तन ग्रंथियों से करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मैमल्स। ठीक है, जैसे गाय भैंस ह्यूमन बकरी ये सब जो है मानव है, ये सब क्या कहलाते हैं, इनफैक्ट जो चमगादड़ है, चमगादड़ भी क्या है, मैमल्स है। ठीक है, मैमल्स, क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो बैट जो है चमगादड़ जिससे अभी कोरोना वायरस फैला है, वो जो है वो क्या है, एक मैमेलियन है। उसके बाद बात करते हैं कि राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज। ठीक है, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि मैंने आपको बोला सेल ऑर्गेनेलिज कितने टाइप के होते हैं, कोशिकांग कितने टाइप के होते हैं, तो आपने जवाब दिया कि सर एक तो होता है जिनके ऊपर झिल्ली नहीं होती, और दूसरा वो होता है जिनके ऊपर झिल्लियां होती हैं। जिनके ऊपर झिल्लियां होती हैं वो दो टाइप के, एक तो एक झिल्ली वाले, एक दूसरी झिल्ली वाले। तो हमको यहाँ पर ये नहीं, हमको ये देखना है कि यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी राइबोसोम और दूसरा सेंट्रियोल तारक का है, तो राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। तो राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, तो राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। नेक्स्ट आता है कि राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज। एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग सबसे छोटा कोशिकांग है, तो जवाब में क्या देना था आपको, राइबोसोम देना था, तो सबसे छोटा। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे घर में कोई भी जो बच्चा होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है छोटा वो सबसे लाडला होता है। सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो सबसे लाडला होता है, और उसको आजादी होती है नंगे घूमने की, ठीक है, नेकेड घूमने की। तो सबसे छोटा नंगा और
लाडला, आपको इस चीज से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, नंगा है मतलब इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, क्लियर है। और लाडला है मतलब सबसे छोटा है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद आपसे एक बार सवाल पूछा गया था कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम का जो घटक है, ठीक है, घटक मतलब यहाँ पे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मतलब कि किस चीज से मिलकर आपका राइबोसोम बनता है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको राइबोसोम के अंदर मिलने वाली हैं कि राइबोसोम का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है। एक तो आरएनए और एक प्रोटीन। मतलब जो आपका राइबोसोम है वो किस चीज से मिलकर बना है, वो बना है प्रोटीन से और आर आरएनए से, ठीक है। आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो राइबोसोमल जो आरएनए है वो क्या करते हैं, ये राइबोसोम का निर्माण कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो है मिलकर ही क्या क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन पार्टिकल्स, आरएनपी पार्टिकल्स, ठीक है। जो राइबोसोम है, राइबोसोम का जो एक अलग नाम और है जिसको एडवांस लेवल पर ये पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से सेल ऑर्गेनलीज को या कौन से कोशिकाओं को आरएनपी पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। आरएनपी मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन पार्टिकल्स कहा जाता है। ये राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स क्यों कहा जाता है, ये रीजन मैं आपको बायोटेक में समझाऊंगा जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां पर डिटेल में आएगा सब, क्योंकि मैं वहां पे आपको प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा आगे वहां पे, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब अनुलेखन और अनुवादन, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ठीक है। एमआरएनए के क्या काम होते हैं, आरआरएनए के क्या काम होते हैं, उस टाइम पे मैं आपको राइबोसोम की पूरी फंक्शनिंग बताऊंगा कि आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है। तो प्रोटीन निर्माण करता कैसे है, कि कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, कैसे प्रोटीन बन रहा है, क्यों इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैं बायोटेक में पूरा आपको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे हम वहां पे। तो अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है, आरएनपी पार्टिकल। आरएनपी फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनपी की फुल फॉर्म होती है गाइस राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। तो इन ये जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि राइबोसोम के कितने टाइप होते हैं। तो मैं बार बार आपसे दो तीन बार डिस्कस कर चुका हूं कि राइबोसोम जो है वो आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो 70s टाइप का और एक दूसरा कितने टाइप का, 80s टाइप का, ठीक है। 70s और 80s। यहाँ पर क्या मुद्दा है 70s का, 70 का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि जो भी राइबोसोम है वो हमेशा दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। दो सब यूनिट का मतलब है दो उप इकाइयों से। कैसे, ये है आपका, ठीक है, दो सब यूनिट्स। ऐसे ही एटीएस भी कितनी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, दो सब यूनिट से मिलकर बना है आपको। एक छोटी सब यूनिट होती है, एक बड़ी सब यूनिट होती है। जो छोटी सब यूनिट होती है उसको आप क्या कहते हैं, छोटी सब यूनिट। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो राइबोसोम है, 70s टाइप का जो राइबोसोम है वो कौन कौन सी सब यूनिट, सब यूनिट मतलब उप इकाइयों से मिलकर बना है। तो आपको एक छोटी उप इकाई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ये, और एक बड़ी उप इकाई आपको सब यूनिट दिख रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक छोटी उप इकाई आपको देखने को मिल रही है और एक बड़ी उप इकाई आपको देखने को मिल रही है। तो जो छोटी वाली उप इकाई है इसका नाम क्या है, ठीक है, कौन कौन सी उप इकाइयों से मिलकर बना है, ये वाली, और दूसरी वाली ये। इस तरीके से यहाँ पर छोटी वाली है ये वाली और जो बड़ी वाली है ये वाली है, क्लियर है। तो दो सब यूनिट, सवाल पूछा गया है कि 70s टाइप के राइबोसोम में कौन सी दो उप इकाइयां पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है 70s जो उप इकाई है वो दो उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है, पहली 50s और दूसरी 30s। अब आप ये मत सोच लेना कि 50 और 30 तो कितने होते हैं, 80 होते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम सलमान खान अगर रख दिया जाए तो वो ओरिजिनल सलमान खान थोड़ी ना बन जाएगा। तो मैं कहूँ कि जैसे ये जो सब यूनिट है आपकी, इसका नाम है 30s और इसका नाम है 50s, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बनता है 70s। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 70s बनेगा, ठीक है। इनका नाम है, सिर्फ इसका नाम 30s है और इसका नाम 50s है। इन दोनों को जोड़ना नहीं है आपको, बस इन दोनों से मिलकर बना है क्या, 70s टाइप।
तो आपको यहाँ पर याद रखना है, 2 सब यूनिट आपसे अगर पूछी जाए तो आपको जवाब देना है 50s और 30s। इसी हिसाब से अगर मैं ATS की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 2 उप इकाइयां देखने को मिलेंगी। जो ऊपर वाली छोटी उप इकाई है वो कौन से मिली है, 40s से, और नीचे वाली किससे मिलकर बनी है, 60s से। तो दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखना है, ATS। ATS इक्वल किसके हैं, 40s प्लस 60s। 40s छोटी वाली का नाम है, 60s छोटी वाली बड़ी वाली का नाम है। तो यहाँ पर 2 टाइप की सब यूनिट आपको देखने को मिलती है दोनों में। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है कि 70s टाइप का जो राइबोसोम है, जो 70s टाइप का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और प्लास्टिड में मिलता है। तो ये 3 चीजों में, ये सॉरी प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिड है। क्लियर है, ये प्लास्टिड है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में मिलता है 70s टाइप का राइबोसोम। अब आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड तो हमने पहली बार सुना है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अभी जस्ट आगे आने वाले हैं, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे वहां पर मिल रहा है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपने प्रोकैरियोटिक तो पढ़ा ही है, प्रोकैरियोटिक में आपको पढ़ा चुका कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप का राइबोसोम मिलता है, 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है। लेकिन बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको याद तो रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में मिलेगा। तो इन 3 चीजों में अगर आपसे सवाल पूछा जाए, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं हम डिस्कस करेंगे आगे, पूरे सेल की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेल के जितने भी अभी मैं जो करवा रहा हूँ आपसे, जितने भी लेक्चर हैं, 5 या 6 जितने भी लेक्चर होंगे सेल साइकिल के साथ में, ठीक है, सेल साइकिल भी पढ़ाऊंगा, कोशिश का विभाजन भी पढ़ाऊंगा। सेल साइकिल के साथ में जितने भी लेक्चर मैं करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है, उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ठीक है, चाहे वो बीच में करवाऊं, चाहे आपके चैप्टर के लास्ट में करवाऊं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद और मेरे लेक्चर्स देखने के बाद अगर आपने ईमानदारी से दोनों काम किए हैं तो आपके आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम ले लेना आप, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम ले लेना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आया सेल का वो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है, क्योंकि ओवरऑल मैंने जो भी ये नोट्स आपको दिए हैं उन नोट्स में से हर हद तक हर चीजें मैंने कवर की हैं। जो चीजें यहाँ पर कवर नहीं हो पाएंगी वो चीजें मैं आपसे क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज मैं वहां पर कवर करने वाला हूं, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि सिलेबस में कुछ छूट जाएगा या कुछ और है। तो जितना आपने आरपीएससी के लिए नहीं पढ़ा होगा उससे एक हद तक, एक स्टेप तक हम एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं। दो दो जो लेक्चर हैं उनमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। एक लेक्चर में क्वेश्चंस के बीच बीच में करवा दूंगा, चैप्टर के बीच में, और एक चैप्टर के लास्ट में करवा दूंगा। तो ये चीज के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और बाकी की जो आपके टेस्ट है, जो टेस्ट लूंगा उनमें भी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन डालने वाला हूँ, तो वो टेस्ट भी आप ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 70s टाइप का जो राइबोसोम होता है, 70s टाइप का राइबोसोम वो कहाँ पर मिलता है, वो आपको बताना है कि सर प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, तो वहां पर उनके अंदर मिलता है। क्लियर है, इसी हिसाब से अगर मैं एटीएस टाइप की बात करूं तो ये जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है उन सब यूकैरियोटिक सेल्स में आपको किस टाइप का राइबोसोम मिलेगा, एटीएस टाइप का राइबोसोम यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है राइबोसोम का। तो अभी हमने बोला था कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक तो आरएनए होता है और साथ में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो कितने परसेंट होता है, ठीक है, ये परसेंटेज भी मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि 70s टाइप का जो राइबोसोम है, से आपको ये डाटा किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है, आप देख लेना कभी भी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ऑथेंटिक डाटा है कि आपका जो राइबोसोम है वो किस टाइप से, एडवांस लेवल का डाटा है ये। ठीक है, अगर आप जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी, तो फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो 70s टाइप का जो राइबोसोम है वो किस चीज से मिलकर बना है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो आप बोलोगे सर 70s में जो 60% है, 60% तो मिलता है आपका राइबोसोमल आरएनए, और साथ में 40% क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है,
और बाकी अगर मैं 80s टाइप की राइबोसोम की बात करूं तो जस्ट उल्टा करेंगे आप, 40% तो क्या मिलेगा, आरआरएनए मिलेगा और 60% क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, देखिए एमिनो एसिड की चेन है प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि एमिनो एसिड से ही बनता है ना प्रोटीन, ठीक है। ये राइबोसोम की सबसे बड़ी यूनिट है, ये वाली बड़ी यूनिट है, और ये क्या है, छोटी यूनिट है। जैसे मान लीजिए ये अगर मैं 80s राइबोसोम इसको मानता हूँ, तो 80s राइबोसोम में ये यूनिट बताइए कौन सी होगी, और ये यूनिट कैसी होगी, कौन सी होगी। तो आप बोलेंगे सर जो 80s राइबोसोम था, 80s राइबोसोम के अंदर ये वाली जो यूनिट है वो होगी सर 60s टाइप की, ठीक है। और ये कौन सी होगी, 40s टाइप की, क्योंकि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि 80s इक्वल क्या होता है, 60s प्लस 40s, और मैंने बोला था 70s इक्वल कितना होता है, 50s प्लस 30s। तो ये वाला, ये जो बड़ी सब यूनिट है और ये छोटी है, तो बड़ी सब यूनिट कौन सी है, ये 60s हो गई, और ये क्या हो गई, 40s हो गई। इसके साथ में यहाँ पर ये देखिए, जो ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है एमआरएनए, ये क्या है, एमआरएनए है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो एमआरएनए यहाँ पर, तो ये चीजें जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी, कहाँ पर, जब हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक पढ़ेंगे, ठीक है। जो जैव प्रौद्योगिकी हम पढ़ेंगे वहां पर ये क्लियर और चीजें ढंग से होंगी। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, जो आपके राइबोसोम है, राइबोसोम के कुछ अदर नाम भी हैं, ठीक है। अदर नाम से मतलब इनको क्या क्या कहा जा सकता है और कब कब क्या क्या, कौन कौन सी कंडीशन में क्या कहते हैं। एक नाम होता है पॉलीराइबोसोम, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस कोशिकांग से जो है पॉलीराइबोसोम बनते हैं, या पॉलीसोम बनते हैं, या आर्गोसोम बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि मान लीजिए जिस हिसाब से ये क्या है आपका, राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, और ये भी राइबोसोम है, ठीक है। और ये आपका है एम आर एन ए, एमआरएनए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जब बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, जैसे ये एमआरएनए का थ्रेड है, एमआरएनए के थ्रेड से अगर ये आपका एक राइबोसोम, दो राइबोसोम, तीन राइबोसोम, चार, इस तरीके से बहुत सारे राइबोसोम अगर जुड़ जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, पॉलीसोम। ये क्या कहलाती है, पॉलीसोम। पॉली का मतलब होता है अनेक या बहुत, पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक या बहुत। तो आपको याद रखना है कि जब आपके जितने भी राइबोसोम है, वो राइबोसोम अगर जुड़ने लगते हैं किससे, एमआरएनए से, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीसोम कहलाता है, या पॉलीराइबोसोम कहलाता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद आती है अर्गोसोम, अर्गोसोम भी सेम चीज को ही कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीसोम, अर्गोसोम और पॉलीराइबोसोम, तो ये कब होगा, जब आप एमआरएनए को जोड़ देंगे किससे, अनेक, अनेक या बहुत सारे मल्टीपल जो है राइबोसोम से जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस में एक एक ही इंपॉर्टेंट काम है फंक्शन का, इसका एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने कहा प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने क्या कहा, प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, प्रोटीन का कारखाना, ठीक है। क्या कहा गया था, प्रोटीन का कारखाना, द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन फैक्ट्री। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करना होता है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, आपका होता है आपका राइबोसोम खत्म। अब राइबोसोम को, राइबोसोम से रिलेटेड एक चीज और मेरे को डिस्कस करनी है आपसे यहाँ पे, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए इस चीज को, कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो 70, जो 80 और एस है, 70 और एस है, इस एस का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो एस का मतलब आप यहाँ पर लिख लीजिए, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, स्वेडबर्ग, ये जी है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट। स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने ये यूनिट दी थी। ये एस यहाँ पर एक यूनिट है, जो कि क्या बताती है, जो कि अवसादन या सेडिमेंटेशन बताती है। अवसादन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी आपने एक गिलास लिया, ठीक है, गिलास में पानी में मिट्टी मिला दी, और मिट्टी मिलाने के बाद उसको हिला दीजिए, हिलाने के बाद आप उसको देखिए कि वो मिट्टी कितनी देर में नीचे बैठ जाती है। इस नीचे बैठने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन। तो जैसे मान लीजिए दो गिलास ले लिए, दो गिलास में कोई सॉल्यूशन है, जिसमें आपने एक 70s टाइप का राइबोसोम डाल दिया, एक में 80s राइबोसोम डाल दिया, और दोनों को क्या कर दिया, घुमा दिया। घुमाने के बाद कौन सा राइबोसोम जल्दी बैठेगा, ठीक है, जो जल्दी बैठेगा उसका क्या है, आकार, जो उसका जो घनत्व है वो ज्यादा है, उसकी अवसादन दर, नीचे बैठने की दर क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी ज्यादा है वो कौन है, 80s टाइप का राइबोसोम है। और जिसकी अवसादन दर क्या है, कम है, वो कैसा है, 70s टाइप का है। तो जो एस है, वो एस यहाँ पर क्या है, उसको हिंदी में आप कहते हैं अवसादन गुणांक। क्या कहते हैं इसको,
अवसादन गुणांक, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट, क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग गुणांक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। सवाल पूछा गया था कि जो एटीएस, जो राइबोसोम में A70 और ATS है, यहाँ पर एस का तात्पर्य क्या है, तो आपको जवाब देना है सर एस का तात्पर्य है अवसादन गुणांक या स्वेडबर्ग कांस्टेंट, जो क्या बताता है, अवसादन की दर को बताता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है गाइस, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम होता है लयन काय, लयन काय, ठीक है। लयन का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, लयन का मतलब होता है लाइसिस या तोड़ना, क्लियर है। ऐसी का, और काय का मतलब होता है बॉडी, काय या काया बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो कि क्या करने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। सबसे पहली बात, इट इज डिस्कवर्ड बाय डी डुवे, डी डुवे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि खोजा गया किसके द्वारा, डी डुवे के द्वारा। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑप्शन में देख लें तो सवाल गलत ना करें, ठीक है। रटना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसी जो डेटा बेसिस क्वेश्चन है, आपको डेटा इतना पता होना चाहिए कि जब एग्जाम में आपके सामने, वो नजर के सामने आए, तो आप उस सवाल को गलत ना करें, हाँ कि भाई डी डुवे मेरा पढ़ा हुआ है, लाइसोसोम की खोज उसने की थी। उसके बाद बात करते हैं, लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। जो राइबोसोम है वो एनिमल और प्लांट दोनों की कोशिकाओं में मिलता है। दोनों में क्या काम करेगा, ये काम की बात भी कर लेते हैं आगे, ठीक है। लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स इनको कहते हैं, आत्मघाती थैलियां इनको कहते हैं। क्या रीजन होता है सुसाइडल बैग्स कहने का, मैं अभी आगे बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा इनसे। अभी बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लाइसोसोम क्या होती है, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है। इनमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें क्या मिलते हैं गाइस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है जल अपघटनी एंजाइम। क्या होता है, जल अपघटनी, ठीक है। अपघटन कर देते हैं जल की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, क्या काम करते हैं हम आगे पता चलेगा। अभी मैंने क्या डिस्कस किया आपसे कि लाइसोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, लयन काय कहते हैं, बॉडी, काय मतलब बॉडी, और लयन मतलब होता है लाइसिस, तोड़ना, ठीक है। ऐसी बॉडी जो तोड़ने का काम करती है, खोज की डीडुए ने। अगर मैं कहूं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मिलेगा। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। क्या रीजन है सुसाइडल बैग्स कहने का, इस चीज का रीजन हम ये पता करेंगे अभी। उसके बाद इसके अंदर ये जो है, ये थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, वेसल लाइक, वो वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी थैलियां जैसी। इन थैलियों के अंदर कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं। वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, क्लियर है। उसके बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं, सवाल पूछा गया था कि लाइसोसोम में जो अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए गए हैं, वो एंजाइम कौन सी पीएच पर काम करते हैं, क्लियर है। बहुत ही ज्यादा अम्लीय, बहुत ज्यादा क्षारीय, या आपके मध्यम अम्लीय, मध्यम क्षारीय, ये कौन से उस पे काम करते हैं, ठीक है। रेंज दी हुई थी पीएच की, उस पीएच की रेंज में आपको याद रखना है कि ये जो अम्लीय है, अब ये ज्यादा अम्लीय है, कम अम्लीय है, तो आपको पता होगा, आपने पीएच स्केल का नाम सुना होगा। पीएच स्केल कैसी होती है, सोरेनसन साहब ने दी थी पीएच स्केल। पीएच स्केल में कितने नंबर होते हैं, 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है। इससे और बीच में जो होता है वो नंबर होता है 7। 7 से ऊपर की तरफ जितने भी होते हैं वो होते हैं बेस, क्या होते हैं, बेस या क्षार, ठीक है। जैसे जैसे हम 7 से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्षारीय गुण बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम 7 से नीचे की तरफ जाते हैं, क्षारीय जो है गुण कम होता जाता है, लेकिन अम्लीय गुण बढ़ता जाता है, अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। तो 5 किसके करीब है, देखिए 5 करीब है 7 के, तो ठीक है। और 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये थोड़ा सा क्या है, कम अम्लीय है, मतलब दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल की पीएच पर क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं, ठीक है। इतना खास अम्लीय नहीं है। तो जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में, वो किस पर काम करते हैं, वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। बाकी आगे चीज आती है कि लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये हमको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है, आपको यहाँ पर 2 टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज याद रखनी है, कोशिकांग याद रखने हैं। पहला वाला, जितने जितने भी क्या होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम और सेंट्रियोल, और जिनके ऊपर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, कौन सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। बाकी मैंने जो कहा था कि जो कुछ भी बचे हैं वो सारे कैसे हैं, वो हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या एकल झिल्ली से
आवृत कोशिका में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए ये दोनों। उसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम इज एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी एंड प्रोकैरियोट्स। जिस हिसाब से जो राइबोसोम था, वो राइबोसोम भी क्या होता था, आरबीसी के अंदर क्या होता था, एब्सेंट होता था। उसी हिसाब से यहाँ पर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी क्या मिलता है, आर जो है आपके आरबीसी उसमें नहीं मिलता। बाकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर लेकिन जो आपका राइबोसोम था, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो मिल रहा था, वहां पर कौन सा मिल रहा था, 70s टाइप का मिल रहा था। लेकिन वहां पर यहाँ पर जो है आपका लाइसोसोम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो लाइसोसोम है वो ह्यूमन आरबीसी में नहीं मिलेगा और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है लाइसोसोम की। देखिए ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये ऊपर एक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, सिंगल झिल्ली आपको देखने को मिलेगी। और जो छोटे छोटे से आपको ये आपके ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं, ये हैं आपके एंजाइम। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। हिंदी में इनको कहेंगे जल अपघटनी एंजाइम। कौन सी पीएच पर काम करेंगे, 5 के ऊपर। 5 मतलब दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो फंक्शन है, फंक्शन बात करने से पहले मैं आपको एक चीज नोट कराना चाहता हूँ। एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मैं आगे भी नोट करवाऊंगा वैसे, ठीक है, वो आगे आएगी वो चीजें, लेकिन यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए, 2 बार रिवाइज हो जाएगा। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, ठीक है। लाइसोसोम जो खुद है, ये आपका जो लाइसोसोम है, इसका निर्माण कौन करता है। तो आपका एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेलिज होता है, आपने नाम सुना होगा गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी बनाता है लाइसोसोम को, ठीक है। गोल्जी बॉडी बनाता है लाइसोसोम को। तो मैं ओवरऑल अगर कहूँ कि जो गोल्जी बॉडी है वो पिताजी है लाइसोसोम के, तो ज्यादा गंदी बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम के पिताजी कौन है, क्योंकि बनाया किसने है, गोल्जी बॉडी ने, इसलिए पिताजी है इसीलिए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जो लाइसोसोम है उसका निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट चीज आता है कि लाइसोसोम जो फंक्शन है, फंक्शन लाइसोसोम के देखते हैं। तो लाइसोसोम डाइजेस्ट डैमेज एंड एजिंग सेल्स एंड आल्सो एक्सटर्नल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी जो डैमेज कोशिकाएं हैं, जो इंजर्ड सेल्स हैं, जो मतलब ऑलमोस्ट क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, नष्ट होने वाली हैं, ठीक है। कुछ डैमेज कोशिकाएं हैं जो डैमेज हो गई हैं किसी भी वजह से, कि उन्होंने वायरस से लड़के वो अपने आप में घायल हो गई हो, या बैक्टीरिया से लड़के घायल हो गई हो, या अपने आप से घायल हो गई हो, ठीक है, जो डैमेज हो चुकी हैं और जो बूढ़ी हो चुकी है, जो जिनकी मरने वाली है, ठीक है। ऐसी कोशिकाओं को क्या कर देता है, ये पाचन कर देता है। जैसे मान लीजिए ये कोई भी बूढ़ी सेल है, ठीक है, ये कोई भी बूढ़ी सेल है और ये आपका लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरे हुए रहते हैं, एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। तो ये एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स है गाइस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये जिस कोशिका के ऊपर भी डाले जाएंगे, उस कोशिका का क्या कर देते हैं, ये अपघटन कर देते हैं, ठीक है, टुकड़े कर देते हैं, पाचन कर देंगे, डाइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो मैं कहूँ कि ये जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाल दिए जाते हैं इस सेल के ऊपर, चाहे वो डैमेज है, चाहे वो एजिंग वाली सेल्स हैं, मतलब वृद्ध कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये कोशिकाओं पे जैसे डालेंगे, ये जो कोशिकाएं है वो क्या हो जाएगी, वो डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो खत्म हो चुकी। इसीलिए हमने कहा कि लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व वृद्धित, मतलब वृद्ध मतलब बूढ़ी कोशिका जो है, और बाहरी पदार्थों को भी पचा देता है। बाहरी पदार्थ कौन से हैं गाइस, बाहरी पदार्थ कौन से होते हैं, एक्सटर्नल पार्टिकल्स कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाहर से कोई भी वायरस आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, तो वो क्या है, अपने आप में एक्सटर्नल पार्टिकल है। तो वायरस भी अगर आ गया तो वायरस के ऊपर ये एंजाइम डाल देगा, डाल देता है, और डालने पर वो वायरस क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है माइट्रोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना माइट्रोकॉन्ड्रिया को। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सवाल पूछे गए हैं आज तक, यहाँ पर कितने सवाल यहाँ पर आए हैं, ये सब चीजें सवाल तो हम आगे डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं और जो नए जो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका, और दूसरा नाम पूछा जाता है कॉन्ड्रियोसोम। क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसोम। सबसे पहले बात की जाए इसको देखा किसने, तो एक कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट थे। कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको देखा था। कहाँ से देखा गया था, कहाँ से देखा गया, इन्होंने कहा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की जो मसल, इंसेक्ट्स मतलब जो कीट हैं,
कीट की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, उड़ने वाली उड़न पेशियां जो होती हैं, उन पेशियों के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कॉलीकर के द्वारा। तो कॉलीकर ने सबसे पहले क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। कहां पर देखा, इंसेक्ट्स में देखा, उनकी मसल्स में देखा। तो नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में। ये ऑब्जर्व किया सबसे पहले, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था, उन्होंने देखा कि भाई हाँ ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है, उनको नहीं पता था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो श्रेय जो है खोज का वो जाता है अल्टमान और फ्लेमिंग को। ठीक है, अल्टमान और फ्लेमिंग को खोज का श्रेय जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमान एंड फ्लेमिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमान और फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया गया था बायोप्लास्ट। ठीक है, ये थोड़ा डेटाबेसिस क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, छोटे छोटे एग्जामों में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए ताकि आपको इस चीजों का ज्ञान रहे, अगर एग्जाम में कभी भी पूछ ले जाए, क्योंकि एग्जाम का कोई भी भरोसा नहीं होता है, एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि कब क्या पूछ लिया जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमको हर पहलू से तैयारी करनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम था बायोप्लास्ट, वो किसने दिया था। तो बायोप्लास्ट जो नाम था वो दिया गया था किसके द्वारा। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये स्लाइड थोड़ी चेंज हो गई है। माइटोकॉन्ड्रिया जो फर्स्ट नेम बायोप्लास्ट, ये बायोप्लास्ट जो नाम था वो दिया गया था, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो नाम है अल्टमान ने दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट नेम एज बायोप्लास्ट वाज विच वाज गिवन बाय अल्टमान। तो अल्टमान द्वारा जो है ये बायोप्लास्ट दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, सी बेंडा द्वारा दिया गया। तो बायोप्लास्ट का एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और उसके बाद में सी बेंडा का भी एक बार पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नेम वाज गिवन बाय सी बेंडा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैंने टाइपिंग में थोड़ा सा गलत हो गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम था बायोप्लास्ट दिया गया था, वो बायोप्लास्ट किसके द्वारा दिया गया था, अल्टमान के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम बात करें कि बायोप्लास्ट के बाद दूसरा नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो आज तक हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया, सी बेंडा के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया गया, वापस से एक नाम दिया गया जिसको हम आज भी याद रखते हैं, उसको बोला गया था पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल सबसे पहले नाम किसने दिया, पावर हाउस ऑफ सेल किसने नाम दिया गया था। तो एक स्केविड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, स्केविड्स नाम के, इन्होंने सबसे पहले बोला कि द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है किसकी है, सेल की। तो ये स्केविड्स नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये भी एक बार सवाल में पूछा गया है ये चीज। अब बात आती है कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका में कितने दिन तक जिंदा रहती है। तो ये मान लीजिए कोई भी सेल है और ये है आपकी क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर कितने दिन तक जिंदा रहती है, कि मतलब इसका लाइफ स्पैन क्या है, जीवन काल क्या है। तो 5 से 10 दिन तक कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहती है, जिंदा रहती है। उसके बाद में क्या होती है, रिप्लिकेट करने लगती है। उसके बाद जो पुरानी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और नया माइटोकॉन्ड्रिया अस्तित्व में आ जाता है। बात की जाए नंबर्स की, ठीक है, तो एवरेज नंबर्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि किसी भी कोशिका में एवरेज नंबर्स क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, तो आप बोलोगे सर लगभग 500 से 1100 क्या होती है, औसत संख्या हो सकती है। 500 से 1100 औसत संख्या हो सकती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। वैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया एवरेज कितनी होती है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी कोशिकाएं होंगी। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर डिपेंड करती है, उसकी क्रियाशीलता पर करती है, उसकी एक्टिविटी पर करती है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप तब आपको समझ में आ जाएगा क्रियाशीलता का मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब क्या है। मान लीजिए ये दो सेल है, ठीक है,
ये दो सेल है, एक ए है और दूसरी क्या है, बी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो आपको सबको पता है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती है, पावर हाउस कहलाती है। पावर हाउस का मतलब है कि ये पावर बनाती है। पावर मतलब यहाँ पर किससे है, एनर्जी से। एनर्जी का मतलब यहाँ पर किससे है, एटीपी से, ठीक है। तो जो एटीपी फॉर्मेशन जो होता है, वो एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये एटीपी किस चीज में काम आता है, ये एटीपी काम आता है वर्क में, कोई भी काम करने में। एनर्जी है तो काम करने में यूज होगी, ठीक है। तो जो सेल जितनी ज्यादा कार्य करेगी, ठीक है, जितनी ज्यादा एक्टिव होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तो है नॉर्मल आदमी जो ऑफिस में बैठ के काम करता है, और एक दूसरा है एथलीट जो गेम्स खेलता है, तो दोनों में से एनर्जी किस कौन ज्यादा वेस्ट करता है, तो जाहिर सी बात है एक एथलीट ज्यादा वेस्ट करता है एक ऑफिस में बैठने वाले आदमी की तुलना में, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज्यादा है। एक्टिविटी ज्यादा है तो एटीपी ज्यादा खर्च होंगे। एटीपी ज्यादा खर्च होंगे मतलब ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी, और ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी तो क्या होगा, ऊर्जा ज्यादा बनानी पड़ेगी। और ऊर्जा ज्यादा बनाने के लिए कौन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एक तो सेल वो है जिसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। क्रियाशीलता का मतलब है ये बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है तो इसको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है। और बहुत सारी ऊर्जा कहाँ पर बनेगी, ऊर्जा बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो जो जो कोशिका ज्यादा क्रियाशील होती है, ज्यादा एक्टिव होती है, उसमें क्या होते हैं, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और जो सेल जितनी ज्यादा आलसी होगी, लेजी होगी, जो काम नहीं करती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स कम होगी। जैसे मैं बोलूं मसल्स कौन सी आपकी, हार्ट की जो मसल्स हैं रेगुलर काम करती है, जब आप पैदा होते हो तब से लेकर और मरते हैं तब तक आपकी जो हार्ट मसल्स हैं वो काम करती रहती हैं, हृदय पेशियां काम करती रहती हैं, तो वहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या कहा कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो कोशिका की क्रियाशीलता पर आधारित होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। बात करते हैं माइक्रो एस्टियास की, ठीक है। इसमें आपको सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। ये आपको यहाँ पर तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं, माइक्रोएस्टियास, क्लोरेला और ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। ये तीन जीव ऐसे हैं जिनमें सबसे कम मात्रा में क्या मिलते हैं, कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है चाउस चाउस, ठीक है। चाउस चाउस एक अमीबा है, अमीबा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चाउस चाउस जो अमीबा होता है उसमें सबसे ज्यादा 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं पर सेल। ये सिर्फ एक सेल की बात हो रही है, यहाँ पर एक सेल में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया था इन तीनों में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक सेल में कितने हैं, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है, बाई मेम्ब्रेनस। मैं शुरुआत में आपको 2 या 3 बार आपको बता चुका हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन हो, सेल ऑर्गेनलीज हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे, एक जिनके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं होती, एक जिनके ऊपर क्या होती है, कोशिका के ऊपर, सॉरी, जो कोशिकांग है उनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है। एक, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक जिनके ऊपर एक होती है, एक जिनके ऊपर दो होती है। दो वाले एग्जांपल मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैंने जवाब दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। बात करते हैं कि दोहरी झिल्ली है, तो दोहरी झिल्ली में यहाँ पर मतलब दो झिल्लियां देखने को मिलेंगी, तो आपका ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो कुछ इस टाइप की सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। एक झिल्ली ये है और एक झिल्ली अंदर वाली है, ठीक है। जो बाहर वाली झिल्ली है उसको आप क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको बाहर क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, बाह्य झिल्ली। और जो आंतरिक झिल्ली आपको दिख रही है इसको क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब है भाई इससे जितने भी आयन हैं, ठीक है, जितने भी आपके खनिज हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, आर पार जा सकते हैं। वाटर जो है वो आर पार जा सकता है, सॉरी। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पारगम्य होती है, लेकिन जो अंदर वाली होती है वो अंदर वाली कम पारगम्य होती है बाहर वाली की तुलना में। तो मैं क्या कहूंगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ज्यादा पारगम्य है इनर मेम्ब्रेन की तुलना में, ठीक है। पारगम्य मतलब वो आने जाने से रोकती कम है। तो आउटर मेम्ब्रेन वो बाहर आने जाने वाले होंगे, उनको
अलाउ करेगी कि तुम आ जा सकते हो, लेकिन जो अंदर वाली है वो क्या करती है, वो अलाउ नहीं करती, ठीक है, उनकी जो पारगम्यता होती है वो कम होती है। नेक्स्ट बात आती है, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से आपको अच्छे से देख लो कि ये है आपके आउटर मेम्ब्रेन, ये देखिए यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन आपको दिख गई यहाँ पे। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक गैप आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो गैप है इसको बोला जाता है आपका माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं इसको, माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हिंदी में इसको कहा जाता है परिमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्थान, परिमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्थान, ठीक है। ये बाहरी वाली झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में। यहाँ पर क्या होता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने अंदर तो बनियान पहनी हुई है और ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है। अब आपकी जो बनियान है, ठीक है, इनर जो है वो क्या है, वो बड़ी है आपकी टी शर्ट से, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अंदर वाली जो बनियान है उसको फोल्ड कर लेंगे। वही क्या होता है यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया के साथ होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बाहर की जो टी शर्ट है वो छोटी होती है, अंदर की जो जो बनियान है वो बड़ी है। मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो छोटी है, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, बड़ी होती है। इसीलिए इस बड़ी मेम्ब्रेन को एडजस्ट करने के लिए क्या हो जाती है, अंदर फोल्डिंग्स बन जाती है, अंदर फोल्ड कर लेते हैं ना। तो देखिए आपको यहाँ पर फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ये जो मेम्ब्रेन है वो देखिए यहाँ पर ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, फिर से ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, फिर से अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। तो ये फोल्डिंग्स बन जाती हैं, क्लियर है। तो इन फोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है, इन फोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। सवाल पूछा गया था कि कौन क्रिस्टी नामक जो संरचना है वो कौन से कोशिकांग से संबंधित है, कौन से कोशिकांग से संबंधित होगा। एग्जाम में आपसे पूछा गया तो आपको जवाब क्या देना था, माइट्रोकॉन्ड्रिया। बहुत ही सरल जवाब था, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने क्या बोला कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन से थोड़ी बड़ी होती है, इसीलिए उसमें क्या बन जाती है, फोल्डिंग्स बन जाती हैं अंदर की तरफ। हिंदी में कहते हैं वलन बन जाते हैं, वलित हो जाती है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो वलन बने हैं, जो फोल्डिंग्स बनी है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब इसके अंदर आपको एक द्रव दिख रहा होगा, जो ये ब्लू कलर का जो द्रव दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स। हिंदी में कहा जाता है आधारी द्रव्य। क्या कहा जाता है इसको, आधारी द्रव्य। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, आधारी द्रव्य। नेक्स्ट बात आती है कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड एट वेरियस प्लेसेस देयर, दीज फोल्डेड फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। आंतरिक झिल्ली कुछ जगह से अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, इस संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब ये जो क्रिस्टी होती है, ये जो क्रिस्टी है आपकी, जो नजर आ रही है आपको क्रिस्टी यहाँ पर, ठीक है, ये जो क्रिस्टी है इतनी, इस क्रिस्टी के ऊपर अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है, ठीक है। ये सानिया मिर्जा के टेनिस का जो रैकेट होता है, उस रैकेट जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है अंदर, ठीक है। ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी पे मैं एक रैकेट जैसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर, देखिए कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सीजोम, ठीक है। ये एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, क्रिस्टी के ऊपर मिलती है। तो इसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं। क्या बोला मैंने, इनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। तो ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट ऑन क्रिस्टी, तो क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं ये ऑक्सीसोम्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इन ऑक्सीसोम्स को एक साइंटिस्ट थे, मोरोन, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मोरोन। दो साइंटिस्ट थे, फर्नांडिस और मोरोन। तो उन्होंने इनको सबसे पहले देखा था, इसीलिए इसका नाम क्या कहा, इनको नाम क्या दे दिया गया, मोरोन पार्टिकल। क्या नाम दे दिया गया, मोरोन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो ऑक्सीसोम्स हैं, ऑक्सीसोम्स के अदर नेम क्या है, मोरोन पार्टिकल और F1 F नोट पार्टिकल। तो जो ऑक्सीसोम्स हैं, ऑक्सीसोम्स के दूसरे नाम मैंने क्या बोले हैं कि मोरोन की डिस्कवर करने के कारण इनको क्या कहा गया, मोरोन पार्टिकल कहा गया। और दूसरा क्या कहा गया, F1 F नोट पार्टिकल। सवाल पूछा गया, F नोट F F1 F नोट पार्टिकल कहाँ पर मिलता है,
क्रिस्टी पर मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम कहते हैं और मोरन पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये जो मोरन पार्टिकल्स देखिए, ये कुछ ऐसा सा है, मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताई यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है एक बहुत ही बेहतरीन एंजाइम जिसका नाम होता है एटीपेज। इसका फुल फॉर्म अगर आप बोलोगे तो इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। क्या बोलते हैं आप नोट कर सकते हैं, एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। सिंथेटेज मतलब सिंथेटेज, सिंथेसिस मतलब निर्माण, और एटीपी मतलब एटीपी, तो एटीपी का निर्माण, तो वह एंजाइम जो किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, मतलब एटीपी फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम कौन सा, एटीपी सिंथेटेज या एटीपेज, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये एंजाइम कहाँ पर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत बहुत, कि एटीपेज एंजाइम जो है वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर माइट्रोकॉन्ड्रिया में, आउटर मेम्ब्रेन को छोड़ दो, इनर मेम्ब्रेन पर आओ, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स मिलेगी, फोल्डिंग्स में क्रिस्टी मिलेंगी, और क्रिस्टी के ऊपर मिलता है ऑक्सीजोम, और ऑक्सीजोम के अंदर मिलता है एटीपेज एंजाइम। क्या काम करता है सर, एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी फॉर्मेशन मतलब एटीपी का निर्माण करता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जो ऑक्सीजोम है वो क्या काम करेगा, एटीपी, जो ऑक्सीजोम है उसमें क्या मिलेगा, एटीपेज मिलेगा, और एटीपेज क्या काम करता है, एटीपेज काम करता है आपका एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपका जो ऑक्सीजोम है, ऑक्सीजोम ये जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिएक्शन हम आगे पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे, आगे समझाएंगे पूरा आपका जब फोटोसिंथेसिस वगैरह जो अब आगे आएगा, ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ऑक्सीजोम है, ऑक्सीजोम में एक सिस्टम मिलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह का कुछ एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, उसके थ्रू क्या बनता है यहाँ पर, एटीपीज बनती है। किस क्या क्या बनती है यहाँ पर, एटीपी। एटीपी के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। एटीपी के बारे में अगर नहीं पता तो अभी डिस्क्राइब करता हूँ एटीपी को भी मैं, कि एटीपी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, ये देखिए, जो मैंने बता दिया कि जो ईटीएस सिस्टम होता है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो ईटीएस सिस्टम है वो कहाँ पर होता है, सवाल पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम निम्न में से किस जगह पर जो घटित होता है या पाया जाता है या होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, ऑक्सीजोम के अंदर होता है। ऑक्सीजोम के अंदर क्या होगा आपका, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, या वह जो घटना है वो वही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपसे अभी डिस्कस की थी, इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला, ये क्रिस्टी हो गई, क्रिस्टी में ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका ऑक्सीजोम हो गया। ऑक्सीजोम में क्या चल रहा है भाई, इस ऑक्सीजोम में यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है ईटीएस, ईटीएस के थ्रू यहाँ पर क्या बन रहा है, एटीपी। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ये क्या है आपका, मैट्रिक्स है या आधारी द्रव्य है। इस आधारी द्रव्य में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, दो टाइप की रिएक्शन चल रही है। एक रिएक्शन तो चल रही है आपके किसमें, ऑक्सीजोम में, बताओ कौन सी चल रही है, ईटीएस, क्लियर है, ईटीएस। ईटीएस के चक्कर में यहाँ पर क्या बन रहा है, ईटीएस से बन रहा है एटीपी, और कौन से एंजाइम से बन रहा है, एटीपेज एंजाइम से, एटीपी सिंथेटेज सिंथेटेज एंजाइम से। और अब जो आगे की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स को मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स को बोला मैंने आधारी द्रव्य। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के बीच में जो मैटर आपको मिलेगा, जो द्रव्य मिलेगा, उसको आप क्या कहेंगे, आधारी द्रव्य या मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, अब यहाँ पर मिलता है आपको क्रैब साइकिल, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्रैब साइकिल मिलता है, क्रैब साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्रैब साइकिल जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। मैंने बोला कि यहाँ पर देखिए, अब वापस बता रहा हूँ एक बार और, कि ये जो चीज आपको देखने को मिली, ये ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम में बताओ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ई टी एस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके थ्रू यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी। और जो मैंने बोला कि ये जो पीला जो नीला पदार्थ आपको दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, मैट्रिक्स बोलते हो, ये वाला मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, क्रैब साइकिल। ये क्रैब साइकिल आगे आएगी बड़ी, लेकिन आपको अभी बस इतना याद रखना है कि सर क्रैब साइकिल होता है कहाँ पर होता है। आप बोलोगे सर माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है ना, बीच में ये भरा हुआ है, इस मैट्रिक्स आधारी द्रव्य में होता है आपका क्रैब साइकिल, ठीक है। तो ये क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है, क्रैब साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के आधारी द्रव्य में क्रैब चक्र होता है, ठीक है। तो ये क्रैब चक्र से रिलेटेड जो भी, क्रैब चक्र होने से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। जैसे
आपसे ईटीएस से रिलेटेड जो एंजाइम था, एटीपेज कहाँ पर मिल रहा था, ऑक्सीजोम में मिल रहा था। उसी हिसाब से ये जो क्रेब्स चक्र से रिलेटेड जो एंजाइम है वो कहाँ पर मिलते हैं, मैट्रिक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल इज अटैच्ड टू इनर मेम्ब्रेन। एक जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल से रिलेटेड एक एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम या सक्सिनिक एंजाइम भी कहते हैं इसको, वो कहाँ पर होता है, वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। इनर मेम्ब्रेन देख लीजिए एक बार वापस से यहाँ पर, ये रही। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ये बना रहा हूं मैं, इनर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये मैट्रिक्स है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ही मिलेगा आपको कौन सा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो किससे रिलेटेड है, क्रैब चक्र से, क्रैब साइकिल से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आने वाली है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए जब मैंने आपको बोला था कि राइबोसोम के बारे में। ठीक है, राइबोसोम मैंने बोला था कितना, 70s टाइप का और 80s टाइप का। तो मैंने बोला कि जब राइबोसोम जो है आपके, राइबोसोम, अगर हम बात की जाए राइबोसोम की, तो राइबोसोम के अंदर जो 70s टाइप था, 70s टाइप कहाँ कहाँ पर मिल रहा था, मैंने बोला था आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। इसके अलावा मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, प्लास्टिड में भी मिलेगा। ठीक है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीजें आपको देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहली चीज मिलती है, इनके अंदर खुद का अपना डीएनए होता है। भाई साहब, इनमें खुद का अपना डीएनए होगा और खुद का अपना राइबोसोम होता है। ये किसी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होती कोशिका के ऊपर। जैसे ये आपकी कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में। इस माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, ये सेल है। ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप क्या कहते हो, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण करते हैं। तो इनको आप क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है, तो डीएनए आरएनए अपने आप में क्या हो गए, जेनेटिक मटेरियल हो गए। तो आपसे पूछा जाए कि भाई कोशिका में डीएनए और आरएनए कहाँ पर मिलते हैं, आप बोलोगे सर केंद्रक में मिलते हैं। क्या केंद्रक के अलावा कहीं और भी मिलते हैं क्या? तो बच्चों का जवाब रहता है नहीं सर, सिर्फ डीएनए आरएनए तो वहां मिलता है, केंद्रक में मिलता है। लेकिन भाई साहब, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है और जो प्लास्टिड है, जो मैंने जवाब दिया, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए मिलता है, खुद का अपना डीएनए और खुद का अपना राइबोसोम भी मिलता है। यहाँ पर कोशिका का राइबोसोम अलग था, मैंने, ये यूकेरियोटिक सेल है। ठीक है, ये यूकेरियोटिक सेल है, तो इसमें कौन सा टाइप का राइबोसोम मिलेगा बताइए? इसमें मिलेगा एटीएस टाइप का राइबोसोम। ठीक है, और कौन से टाइप का डीएनए मिलेगा, याद कीजिए मैंने आपको जब बोला था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से टाइप का डीएनए मिलता है, तो मैंने कुछ एग्जांपल ऐसा सा दिया था आपको कि मैंने बोला था ये सीडी जैसी स्ट्रक्चर, ये रेखा जैसा। और मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा मिलता है, सर्कुलर मिलता है, गोल वाला मिलता है, याद कीजिए। ठीक है, तो ये जो रेखा वाला था उसको क्या बोलते हैं, रेखित। तो ये मिलता है इस सेल के अंदर, ये मिलता है इस सेल में। तो आप पूछेंगे कि डीएनए सर कौन सा, बोले सर डीएनए रेखित मिलेगा, और राइबोसोम कौन सा मिलेगा, एटीएस टाइप का राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना भाई साहब, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ अलग ही हिसाब चल रहा है। इसने खुद का अंदर जुगाड़ कर रखा है, किसका, राइबोसोम का। लेकिन जो राइबोसोम है वो किस टाइप का है, 70s टाइप का है। और जो खुद का जो डीएनए है वो किस टाइप का है, वो सर्कुलर टाइप का है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये इसके अंदर का जो जितना भी जुगाड़ इसने रख रखा है वो कौन से टाइप का है, प्रोकैरियोटिक टाइप का। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक जैसी सेल अपने आप में इसने रख रखी है। क्लियर है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है और खुद का अपना राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम से क्या कर लेता है, ये खुद प्रोटीन बना लेता है, और डीएनए से क्या कर लेता है, ये रेप्लिकेशन कर लेता है। जिस भी अंग में डीएनए मिलेगा, समझ में आया है,
जो भी अंग अगर डीएनए रखता है, जो भी कोशिकांग डीएनए रखता है, वो रिप्लिकेशन करने की ताकत रखता है। रिप्लिकेशन मतलब गुणन करने की ताकत रखता है। वो अपने संख्या में वृद्धि, गुणन करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में क्या कर सकता है? गुणन कर सकता है। एक का दो हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब, जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, उसके पास खुद का अपना डीएनए है, खुद की अपनी राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बना रखी है, प्रोटीन बना लेती है। तो वो कोशिका के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट नहीं है। और डिपेंडेंट है तो थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, बाकी सारा अपना काम खुद कर लेता है। लेकिन आधा काम अपनी कोशिका के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आधा काम अपना खुद कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आपकी फैमिली पे डिपेंडेंट हो, आप पैसे कमा रहे हो। ठीक है, आप इस टाइम पे अगर पढ़ रहे हो तो आप पूरे पूरे आपके फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, खाने से लेकर पैसे तक। ठीक है, अगर आप कमाने लग जाते हो तो पैसा तो आप खुद खुद कमा रहे हो, लेकिन खाने के लिए आप क्या रहते हो? आपकी फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हो। तो पहले केस में जब आप पढ़ रहे हो, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, उस दौरान आप क्या कहोगे कि हम क्या हैं? पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं सर हमारी फैमिली पे। और दूसरे केस में हम क्या है कि हम आधे निर्भर है खुद, और आधे फैमिली पे डिपेंडेंट। जब आधे आप निर्भर हो, ठीक है, आप अपने आप जब आत्मनिर्भर हो चुके आधे, और आधे आपकी फैमिली पर डिपेंडेंट हो, उस दौरान आप कहोगे कि सर हम क्या है? अर्ध स्वायत्त हैं, हम सेमी ऑटोनोमस हैं। तो ऐसा कोई भी तंत्र जो कि आधा खुद पे डिपेंडेंट है, आधा किसी और पे डिपेंडेंट है, तो वो तंत्र क्या कहलाता है? सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, तो ये जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वो आधा तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कोशिका के ऊपर, और आधा काम वो खुद कर लेता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस। ध्यान से सुन लेना इस बात को। निम्न में से कौन सा अंग अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है? बहुत बार सवाल में पूछा गया है कि आपका जो भी सेल ऑर्गेनलीज है, कौन सा सेमी ऑटोनोमस है? चार ऑप्शंस दिए होंगे, आंसर आपको टिक करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है कि इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका जो डीएनए वो कैसा होता है? आपका सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर मतलब वही जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता था, वही सर्कुलर डीएनए है। और इसी डीएनए की उपस्थिति के कारण ये क्या कर सकता है? ये रिप्लिकेशन की पावर रखता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया हैज पावर ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अंदर गुणन, अपनी संख्या में वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। तो डीएनए की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में गुणन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग माइटोकॉन्ड्रिया। याद कीजिए सेल थ्योरी, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी ने कहा था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो कहां से आती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाएं से। ठीक है, इनमें कोशिका विभाजन होता है और पुरानी कोशिकाओं से क्या बनती है? नई कोशिकाएं। ठीक है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जो सेल थ्योरी में कहा गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से यहां पर क्या है? जो ईच माइट्रोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इसमें खुद का अपना डीएनए है। ये क्या कर लेता है? रिप्लिकेट कर लेता है। ये अपने आप में दूसरा माइट्रोकॉन्ड्रिया बना लेता है। इसी को क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। इसलिए तो हमने बोला कि देखो, खुद के डीएनए के कारण क्या कर सकता है? ये रिप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं राइबोसोम की। तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर कौन से टाइप का राइबोसोम यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर मिलेगा आपको 70S टाइप का राइबोसोम। तो 70S टाइप का राइबोसोम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका कौन सा सिस्टम? पूरा आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के बाद आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफी है। ठीक है, थैंक यू गाइज। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को दबाइए ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पर मेरे नाम का एक छोटा सा कोड है, दिलीप 10। और दिलीप 10 कोड जब आप डायल करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे आप लगाएंगे, उस दौरान आपको अनअकैडमी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देगी। ठीक है, आपका जो 7,000 का कोर्स है वो आपको लगभग 6,000, और जो 8,400 का कोर्स है वो लगभग 7560 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद गाइस।